बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन को कंक्लूड कर लेते हैं। हमने कुछ वीडियोस करी हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे और हमने ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है कवर कर लिया है। ठीक है, देखें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक टूल है जिसके जरिए हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक लेजर होता है उसमें और बैंक रिकॉर्ड्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये एक एज अ टूल ये काम आता है ताकि बिजनेस को ये पता हो कि उसकी बुक्स में और बैंक के रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अच्छा, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे बनाई जाती है, और क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि ये हर मंथ एंड पे बनाई जाती है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको हर मंथ एंड पे जब भी इनका रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है तो बैंक रिकंसिलिएशन वो जरूर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस ये बड़ा क्रिटिकल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए उसकी बैंक पोजीशन यानी कि बैंक में कितना पैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बहुत सारी डिसीजंस जो हैं इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल अकाउंट होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिजनेस को हर वक्त पता होना चाहिए कि उसके और बैंक के रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन के बारे में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, हमने ऑलमोस्ट इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारी वीडियोस उनके लिंक डाल दूंगा जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे की हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं उस प्रोसेस को। देखें, इसकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, कि बिजनेस की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं और बैंक की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास है और आपको एंट्रीज का फ्लो समझ में आ गया है और एंट्रीज की टाइमिंग समझ आ गई है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोसेस इसका ये है कि सबसे पहले आप बैंक लेजर लें और बैंक स्टेटमेंट लें और दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बैंक में रिकॉर्ड बैंक लेजर में रिकॉर्ड हो गई हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, और वाइस वर्सा। ठीक है, ये दोनों आप आइडेंटिफाई कर लें। इसमें से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ये है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी आइडेंटिफाई होंगी जिसको आपने अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, और कुछ प्योरली रिकंसाइलिंग आइटम्स आपको आइडेंटिफाई होंगे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही क्लियर हो जाएंगे और उनकी आपने कोई रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड होते हैं। वो सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के वो बैंक में जो है वो क्लियर हो जाएं जाके। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने डिफरेंसेस। अच्छा, इन्हीं डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने में आपके पास कोई एरर्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दो तरह के एरर्स होते हैं, एक तो वो एरर्स होते हैं जो आपने बिजनेस की बुक्स में करेक्ट करने होते हैं, और एक वो एरर्स होते हैं जो बैंक के रिकॉर्ड्स में एरर होते हैं जिनका आपने कुछ नहीं करना होता, बस बैंक को आपने इंटीमेट करना होता है कि ये एरर्स वो अपने रिकॉर्ड्स में करेक्ट कर लें। तो दो तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एरर्स भी आइडेंटिफाई हो गए और ये ट्रांजैक्शंस भी आइडेंटिफाई हो गई जिनकी आपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। तो आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें और उन एरर्स को भी करेक्ट कर लें बिजनेस की बुक्स में। ठीक है, जब ये करेक्ट हो जाएं तो फिर बैंक लेजर का अपडेटेड बैलेंस आप कंप्यूट करेंगे। जब ये बैलेंस कंप्यूट हो जाएगा उस बैलेंस अपडेटेड बैलेंस से फिर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं बता दूं आपको कि उसमें तीन तरह के रिकंसाइलिंग आइटम्स आते हैं। अब हमें अच्छी तरह से समझ आ गया है कि वो रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं बड़ा डिटेल में और हमने वो आइटम्स डिस्कस भी कर लिए हैं। नंबर वन, वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स, जो कस्टमर डिपॉजिट्स होते हैं आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, नंबर वन। नंबर टू, अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपने सप्लायर्स को चेक इशू किए होते हैं, सप्लायर अभी तक बैंक लेके नहीं गया, इन कैश नहीं करा चेक, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, वो भी एक रिकंसाइलिंग आइटम आता है। नंबर थ्री, वो एरर्स जो बैंक की बुक्स में हुए हैं, वो एरर्स जो बैंक ने करेक्ट करने, सिर्फ वो रिकंसाइलिंग आइटम्स बनते हैं। जो एरर्स बिजनेस ने अपनी बुक्स में करेक्ट करने हो वो रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि वो एरर्स तो आप
करेक्ट कर लेते हैं ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले, तो इसलिए वो एरर्स बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, अच्छा अब ये रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं, सब्सीक्वेंट मंथ में वो क्लियर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 31 दिसंबर पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें अगर डिपॉजिट इन ट्रांजिट है तो हो सकता है वो नेक्स्ट 2-3 डेज में वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्लियर हो जाएं और वो आपको सब्सीक्वेंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होते हुए नजर आ जाएं, तो इसका मतलब वो बिल्कुल आपने सही रिकंसिलिएशन बनाई थी। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी जब सप्लायर सब्सीक्वेंट पीरियड में जाएगा बैंक में चेक इन कैश करा लेगा तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो एरर्स आपने बैंक को इंटीमेट किया हुआ है वो भी बैंक जो है सब्सीक्वेंट पीरियड में करेक्ट करके उसको भी क्लियर कर देगा। तो आप सब इसका कंट्रोल ये होता है कि आप सब्सीक्वेंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट देख लें और उसमें आपको वो तमाम रिकंसाइलिंग आइटम्स क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे जो आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिनको आपने रिकंसाइलिंग आइटम्स शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई डिस्कशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। इसकी हमने काफी सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं अपनी वीडियोस में। अगर अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर जरूरत हुई तो इस पे और वीडियोस भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा इन्वेंट्रीज का, और इन्वेंट्रीज पे अभी हमने शुरू में जब हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज की तो हमने कुछ बात की थी, लेकिन अब हम इन्वेंट्री के टॉपिक को मजीद डिटेल में देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।